अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जेम्स वैन हॉर्न की बुक से फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और हम आज इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट इज़ द डाटा फॉर वेरियस कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्रीज आर एज फॉलो। ये कंपनी का डाटा है। डिटरमिन द टोटल एसेट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड अर्निंग पावर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। तो हमें तो ये आइडिया है कि टोटल एसेट टर्नओवर को अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अर्निंग पावर जो है वो आंसर में आएगा। तो डाटा हमें गिवन है सेल्स, जिससे हम वो डाटा जिससे हम टोटल एसेट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकें। नेट प्रॉफिट मार्जिन विल बी इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स, और टोटल एसेट टर्नओवर इज नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो हम इसको परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास कुछ यूँ आंसर आ जाता है। अगर हम फर्स्ट कंपनी को देखें तो फर्स्ट कंपनी का टोटल एसेट टर्नओवर विल बी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, तो 10 डिवाइड बाय 8 मिलियन, तो 10 डिवाइड बाय 8 मिलियन विल बी एसेट टोटल एसेट टर्नओवर, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन विल बी this will be 0.7, which means 0.7 डिवाइड बाय 10 मिलियन, यानी कि जो हमारी नेट इनकम है डिवाइड बाय सेल्स। इन दोनों की फिगर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.07, तो इट विल बी 0.0875 विल बी अर्निंग पावर। और इस तरह हम तमाम कंपनीज का जो है वो एनालिसिस कर लेंगे। द सेकेंड इज़ Cordial Carson Company has the following balance sheet and income statement for 2012 in 1000। तो ये बैलेंस शीट हमें गिवन है एंड नोट्स में कह रहे हैं द करंट पीरियड्स डेप्रिसिएशन इज़ 480, एंडिंग इन्वेंट्री वाज 1800। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कंप्यूट द करंट रेशो। करंट रेशो कैलकुलेट करनी है, एसेट टेस्ट रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एसेट टर्नओवर रेशो, डेट टू नेट वर्थ रेशो एंड द लॉन्ग टर्म debt to capitalization ratio, gross profit margin, net profit margin and return on equity। तो ये रेशोज़ जो हैं सब हमने इस डाटा से कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं करंट रेशो। तो करंट रेशो का क्या फार्मूला है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो हमारे पास करंट एसेट यहाँ पे बैलेंस शीट में देखते हैं कौन कौन से हैं। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्रीज़ हैं, ये हमारे करंट एसेट हैं। और इन्होंने टोटल कैलकुलेट भी करके दिए हुए हैं, 3800 के करंट एसेट है। अब करंट लायबिलिटीज़ देख लेते हैं। अकाउंट पेबल हैं, एक्रूवल्स और शॉर्ट टर्म लोन। तो करंट लायबिलिटीज़ होगी 1680। तो करंट रेशो देख कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 3800 डिवाइड बाई 1680 इज इक्वल टू 2.26। तो ये हमारे पास आ जाएगी करंट रेशो। नेक्स्ट हमसे जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ एसेट टेस्ट रेशो। तो एसेट टेस्ट जो रेशो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें करंट एसेट में से जो इन्वेंट्रीज़ हैं उसको लेस कर देंगे, तो हमारे पास एसेट टेस्ट रेशो आ जाएगी। तो करंट एसेट हैं 3800, इसमें से 2100 को लेस कर देंगे तो हमारे पास एसेट टेस्ट जो है एसेट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3800 माइनस 2100 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ पे ही डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एसेट टेस्ट रेशो विल बी 1.01। नेक्स्ट इज़ एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज़ इक्वल टू 365 डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, यानी रिसीवेबल इन टर्नओवर। तो अकाउंट रिसीवेबल इन टर्नओवर को हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इसके जो फिगर आएगा वो 365 से डिवाइड कर देंगे। दैट विल बी एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। तो लेट्स को चेक करते हैं डाटा हमें गिवन है वहाँ पे कि नहीं। तो हमें जो डाटा गिवन है दैट इज़ ये नेट क्रेडिट सेल्स, हमारी सेल्स है नेट सेल्स, और हमें बताया गया है कि ये ऑल क्रेडिट में हैं, तो ये नेट क्रेडिट सेल्स हो गई। डिवाइड करेंगे हम अपने एवरेज रिसीवेबल्स पे। तो एवरेज तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इसका बिगनिंग बैलेंस नहीं है, तो हम इसको एंडिंग बैलेंस ही ले सकते हैं। तो 12680 डिवाइड बाई 1300, जो फिगर आएगा उसे 365 से डिवाइड कर देंगे। देन वी विल हैव 1300 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय 12680, तो हमारे पास आ रही है फिगर 37.42 डेज़। तो ये हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है। नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर इज़ इक्वल टू
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और अगर एवरेज अवेलेबल ना हो, मतलब बिगनिंग और ओपनिंग दोनों बैलेंसेस ना हो, तो हम एंडिंग बैलेंस ले लेंगे। सो अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास डाटा कहाँ पे अवेलेबल है। तो दिस इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8930 और एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज ऑब्वियसली, एंडिंग इन्वेंट्री गिवन है 1800, ये लास्ट ईयर की एंडिंग है, ओपनिंग और यहाँ पे 2100। तो हम इसका यहाँ पे एवरेज 2100, हम क्लोजिंग भी ले सकते हैं, क्लोजिंग ले लेते हैं 8930 डिवाइड बाई 2100, दैट इज़ 4.25। नेक्स्ट पे मूव करते हैं और अगर आप चाहें तो इसका एवरेज भी ले सकते हैं, 2100 प्लस 1800 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट इज डेट टू नेटवर्थ। डेट टू नेटवर्थ किसकी इक्वल होता है? नेटवर्थ हमारे शेयर होल्डर इक्विटी होती है और डेट हमारे पास लॉन्ग टर्म और करंट दोनों होते हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को प्लस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे नेटवर्थ यानी कि शेयर होल्डर इक्विटी के ऊपर। तो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी 1680 प्लस 2000 डिवाइड बाई 3440, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.07। ओके, नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म डेट टू डेट टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो। तो लॉन्ग टर्म डेट, इसका मतलब हमारे पास न्यूमिनेटर में लॉन्ग टर्म डेट है, सीधे सीधा जो हमारे पास 2000 है यहाँ पे, और टोटल कैपिटलाइजेशन आपने लेनी है। टोटल कैपिटलाइजेशन में लॉन्ग टर्म डेट और नेटवर्थ दोनों इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास हो जाएगी 5440, मतलब 2000 प्लस 3440 को ऐड अप कर लेंगे। तो हमारे पास इट विल बी समथिंग 2000 डिवाइड बाय 5440, यानी 2000 3440 को प्लस करेंगे तो इट विल बी 0.37, मतलब कि 37% हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं। लायबिलिटीज़ जो हैं वो टोटल कैपिटलाइजेशन में 37% परसेंटेज है उनकी। नेक्स्ट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, उसमें हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज़ 3750 डिवाइड बाय सेल्स। तो अब हम इसको देख लेते हैं, 3750 और 12680 जो है हमारे पास सेल्स में से आ गया, और मल्टीप्लाई हम इसे 100 से करके 29%, 0.2957 है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 29% हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया। इसी तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट हमारे पास जो है दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 670, हम यहाँ पे ले लेंगे दैट विल बी आवर नेट प्रॉफिट। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमारे पास आएगा दैट विल बी, हम इसमें भी नेट प्रॉफिट लेंगे डिवाइडेड बाय 3440, यानी इक्विटी हमारी जितनी है, हमारी इक्विटी है नेटवर्थ है 3440, हम इस पे डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इस तरह हम ये सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। ये रेशोज़ गिवन है, सेलेक्टेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल रेशोज़, इस कंपनी की रेशोज़ गिवन है। व्हाट डिड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, वाई जो है हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो ये 12% से 6% और फिर 2.8% पे डिक्लाइन पे जा रही है। ये क्यों डिक्रीज़ हो रही है? एंड वाज द इंक्रीज़ इन डेट रिजल्ट ऑफ ग्रेटर करंट लायबिलिटी और ग्रेटर लॉन्ग टर्म डेट। तो कह रहे हैं जो आपका डेट इंक्रीज़ हो रहा है उसकी क्या वजह है? करंट लायबिलिटीज़ बढ़ने की वजह से हो रहा है या लॉन्ग टर्म डेट बढ़ने की वजह से हो रहा है? एक्सप्लेन करें। सो फॉर दैट कि टोटल ऐसे टर्नओवर और नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई होते हैं तो मिलके ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम देख रहे हैं डिक्रीज़ कर रहा है तो बेसिकली टोटल ऐसे टर्नओवर भी ओवर द टाइम डिक्रीज़ कर रहे हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ओवर द टाइम डिक्रीज़ कर रही है। एज़ कि एसेट एक्सपेंशन तो हो रही है लेकिन एसेट तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, एसेट हम देख रहे हैं इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके देखें टोटल डेट टू टोटल एसेट इंक्रीज़ कर रहा है, एसेट तो इंक्रीज़ करें बट उसके मुकाबले में हमारी जो सेल्स है, जो सेल्स परसेंटेज है वो इंक्रीज़ नहीं कर रही, और उसकी वजह से जब आपकी सेल्स इंक्रीज़ नहीं कर रही आपकी एसेट एक्सपेंशन के साथ, या एसेट उतने ही हैं और सेल्स डिक्रीज़ कर रही हैं, तो आपकी बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से जो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ नहीं कर पाती, वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो लोअर प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है या लोअर एसेट टर्नओवर की वजह से आपकी जो ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज़ कर जाती है। So this will be your answer. The return on investment declined because the total asset turnover declined. इसका मैं फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। The next question is increase करने से जो है आपके करंट एसेट बेसिकली इंक्रीज़ कर गए हैं
और जब आपका इन्वेंट्री इंक्रीज़ कर गई और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी आप देखें आपका जो है वो इंक्रीज़ कर गया, मतलब करंट एसेट्स अकाउंट रिसीवेबल आपके वहाँ से भी इंक्रीज़ वो भी ज़्यादा हो गए हैं, क्रेडिट के ऊपर आपकी सेल्स हो रही हैं ज़्यादा, वो भी रिटेन करने पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो करंट रेशो और एसेट टेस्ट रेशो है वो डिक्रीज़ कर रही है। अब दोनों रेशोज़ ये हमारी डिक्रीज़ कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल इन्वेंट्री टर्नओवर और एवरेज कलेक्शन पीरियड की बेस पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इट मींस कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो फिर यहाँ इनके डिक्रीज़ में किसकी वजह से आ रहा है, देयर इज़ सब्सटेंशियल इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी, इनके करंट लायबिलिटी के इंक्रीज़ की वजह से आ रहा है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग इज़ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन वेनियर कॉरपोरेशन, ये कंपनी है और मिसिंग फिगर्स हैं इसमें बहुत सारी, वो फाइंड करनी है। सो इट सेज जो अदर इंफॉर्मेशन है दैट इज़ करंट रेशो, एज्यूम दैट सेल्स एंड प्रोडक्शन आर स्टडी थ्रू आउट 360 ईयर्स, कंप्लीट द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कंप्लीट करें। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और हमारे पास क्रेडिट सेल्स हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास करंट रेशो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी स्टार्ट विद दिस कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसके इक्वल होता है, सेल्स मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन। ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स था, तो जब हम इसको रीफ्रेज करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो ये ब्रैक ओवर के यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पर आके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 560। तो इस रेशो से और सेल्स को लेके हमने यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, दैट विल बी 560। ओके, अब क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है और टैक्स रेट हमें गिवन है 44%, तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू 560 जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो टैक्स रेट जो भी है उसको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज़ 1000। सो अब हम अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया 1000 और 560 जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो इसका मतलब 440 जो था वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। आप इसको मुख्तलिफ वे से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट, यहाँ पे हमारे पास अब 3 चीज़ें आ गई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड टैक्स रेट। ये तीनों चीज़ें हमें अब नोन होगी। हमारे पास अब सेलिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये चीज़ें हमारे पास रह गई हैं। फॉर दैट उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे और कौन सा रहता है, हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटी है जो 1:1 है, एंड बैलेंस शीट में देखा जाए तो हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग भी अवेलेबल हैं। तो लेट्स सी हम क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी मल्टीप्लाई बाय जो टोटल लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी की 1:1 की रेशो है। इस रेशो से अगर हम शेयर होल्डर इक्विटी को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी टोटल लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटी, तो दैट इज़ 3750 हमारे पास अगर शेयर होल्डर इक्विटी है तो 1:1 का मतलब है 3750 ही हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ भी हैं, दोनों इक्वल हैं। तो जितनी हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी है उतनी ही हमारे पास 3750 टोटल जो है टोटल लायबिलिटीज़ ही हैं, तो फिर हमारे पास ये एडअप हो जाएगा जो
हमारे पास जो टोटल लायबिलिटीज़ इन इक्विटी जो टोटल अमाउंट आएगी वो 7,500 यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। अब यहाँ इस फिगर से हम करंट लायबिलिटीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट लायबिलिटी किसकी इक्वल होंगी, टोटल लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी अगर 3,750 हैं, इसमें से हमारे पास करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 2,650 माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ जाएंगी, दैट इज़ 1,110। और ये जब आ गई करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटी से हम बैंक लोन जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और दैट विल बी, हमें बस रिवर्स को जो है कैलकुलेशंस करनी है। करंट लायबिलिटी इन तीनों को ऐड करके करंट लायबिलिटी निकलती है। तो करंट लायबिलिटी हमें नोन है, उसमें से हम 200 और 400 अकाउंट पेबल और एक्रूअल्स को माइनस कर देंगे, तो हमें बैंक लोन जो है वो मिल जाएगा, दैट विल बी 500। ओके, तो ये सारी रिवर्स कलेक्शन जो है कैलकुलेशंस हो रही हैं। ओके, तो अगर हम हमारी अब ये लायबिलिटी साइड तो कंप्लीट हो गई, अगर हम इसकी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आएँ तो हमारे पास टोटल एसेट भी मिसिंग है। तो एक बात तो हमें पता है कि टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट। तो यहाँ पे हमारा जो फिगर आ रहा था 7,000 एंड आई थिंक 750, हम देख लेते हैं 7,500, वो सेम फिगर हमारे पास टोटल एसेट में भी आ जाएगा, क्योंकि बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब जब हमें ये 7,500 आ गया है, तो अब हम करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को देख लेते हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ को हम करंट एसेट्स हमें कहाँ से मालूम हो सकते हैं, करंट रेशो से। हमारे यहाँ पे करंट रेशो गिवन होगी, दैट इज़ 3:1, और करंट लायबिलिटीज़ भी गिवन हैं, हमें मालूम हो गई हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, करंट रेशो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होती है। तो करंट लायबिलिटी यहाँ डिवाइड हो रही थी इक्वल की, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी करंट रेशो से। तो करंट लायबिलिटीज़ मल्टीप्लाई बाय करंट रेशोज़, तो करंट एसेट आ जाएंगे हमारे पास। तो हम इनको 3,300 हमारे पास करंट एसेट आ गए। जब 3,300 करंट एसेट आ गए हैं, तो हम यहाँ से फिर टोटल लायबिलिटी से नेट फिक्स्ड एसेट फाइंड कर सकते हैं रिवर्स कलेक्शन कैलकुलेशन से। तो नेट फिक्स्ड एसेट विल बी इक्वल टू टोटल एसेट माइनस करंट एसेट। तो टोटल एसेट 7,500 हैं, करंट एसेट हमने 3,300 फाइंड किए, माइनस करेंगे तो 4,200 हमारे पास नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे। जब करंट एसेट भी आ गए, नेट फिक्स्ड एसेट भी हमारे पास अवेलेबल हैं, टोटल एसेट भी। अब हमें अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको ले लेंगे करंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट करेंगे। सो इट विल बी अकाउंट रिसीवेबल विल बी इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड है, दैट इज़ 45 डेज, और हम इसको यूज़ करेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल किसके इक्वल, एवरेज कलेक्शन पीरियड किसके इक्वल होता है, 365 डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, या फिर अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय करंट सेल्स। हम उस फार्मूले को जो है यहाँ पे रीफ्रेज करेंगे, और रीफ्रेज करके एवरेज कलेक्शन पीरियड के फार्मूले को, तो हमारे पास यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल आ जाएंगे, दैट विल बी 1,000, और हम इनको यहाँ पे जो है इनकॉपरेट कर देंगे। जब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आएंगे, तो हमें इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट वन। हम करंट लायबिलिटीज़ में से करंट एसेट में से करंट कैश और रिसीवेबल्स माइनस करेंगे, तो हमारे पास इन्वेंट्रीज आ जाएंगी। और जब हमारे पास इन्वेंट्रीज आ गई, तो इट मीन्स हमारे पास बेसिकली एसेट साइड भी कंप्लीट हो गई। हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और एसेट, ये दोनों साइड्स हमारे पास मिसिंग डाटा कंप्लीट हो गया है। इनकम स्टेटमेंट में भी हमारे पास कुछ डाटा रह गया। तो इनकम स्टेटमेंट में अगर हम देखें, तो हमारे पास जो है बेसिकली अब हम सीजीएस अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म में एक फार्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसमें सीजीएस आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो हम इसी फार्मूले से हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री तो अवेलेबल, इन्वेंट्री भी अवेलेबल है कि कितनी इन्वेंट्रीज हैं, तो हम यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी फाइंड कर सकते हैं।
दैट विल बी CGS इक्वल टू इन्वेंट्रीज मल्टीप्लाई बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमारे पास CGS या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगी। और जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगी तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। इट विल बी इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और जब सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगी, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हमें गिवन है। तो इस तरह से हम अपनी जितना भी मिसिंग डाटा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Assuming a company has annual sales of 4 lakh and gross profit margin 20%, current asset 80,000 है, liabilities, inventories and cash. How much average inventory should be carried if management wants to इन्वेंट्री टर्नओवर 4? कह रहे इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए अगर हम चाह रहे हैं, कंपनी जो है इन्वेंट्री टर्नओवर जो है 4 रखना चाह रही है, सोल्ड पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो डाटा हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो नहीं पता, बट हम इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें जो डाटा गिवन है उस पर देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है और सेल्स गिवन है। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 20%, तो 100 में से 20% माइनस करें तो 80% इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो 1 माइनस 20 पर 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 लाख से, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। और इसी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से हम आगे फर्दर इसको लेके चलते हैं। तो अब एवरेज इन्वेंट्री हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रखना है जैसे कंपनी चाह रही है, और उसको वहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी जो कंपनी को मेंटेन करनी चाहिए अगर वो चाहती है कि उसका इन्वेंट्री टर्नओवर 4 हो। नेक्स्ट इज हाउ रैपिडली must account receivable be collected if management wants to have an average 50,000 investment in receivables? तो इसको देखते हैं। एवरेज रिसीवेबल का जो फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड का, दैट इज़ रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय 360 डेज़, क्योंकि कंपनी ने एज्यूम करने को कहा है कि 360 डेज से एज्यूम करें, एंड डिवाइड बाय एनुअल क्रेडिट सेल्स। तो हम यहाँ पे डाटा पुट करेंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाते हैं 45 डेज़। Stony Incorporation has sales of 6 million, total asset turnover of 6 of the year, a net profit is 1,20,000. Company is asking for return on asset और अर्निंग पावर कैलकुलेट करनी है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, अर्निंग पावर जो बेसिकली होती है दैट इज इस पे 2 फैक्टर्स पे है, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीप्लाई एसेट एफिशिएंसी। और जो अर्निंग पावर को हम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, और सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी जो है बेसिकली नेट प्रॉफिट मार्जिन है, और एसेट एफिशिएंसी टोटल एसेट टर्नओवर है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास डाटा गिवन है और टोटल एसेट टर्नओवर 6 बताई हुई है, तो हम 1,20,000 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। दैट इज़ 0.12। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट में कह रहे हैं The company is considering the installation of new point of sales cash register throughout its store. This equipment is expected to increase efficiencies in inventory control, reduce clerical error, and improve record keeping throughout the system. The new equipment will increase the investment in assets by 20% and is expected to increase the net profit margin from 2 to 3%. No change in sales is expected. What is the effect of new equipment
ऑन द रिटर्न ऑन एसेट रेशो और अर्निंग पावर। तो कंपनी क्या चाह रही है, अपने जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ करना चाह रही है, टोटल एसेट 20% इंक्रीज़ कर दे अगर, तो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट आता है। तो हमारे जो टोटल एसेट्स हैं हम टोटल एसेट टर्नओवर रेशो के फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स भी हमें पता है और टोटल एसेट टर्नओवर हमारा 6 था, इसे रिवर्स कैलकुलेशन की तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन टोटल एसेट को हम 20% इंक्रीज़ करें, 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1.2 मिलियन टोटल एसेट आ जाएंगे अगर हम 20% इंक्रीज़ कर दें इनको। तो अब इन टोटल एसेट्स को लेके हम न्यू टोटल एसेट टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.2। तो हमारे पास जो न्यू टोटल एसेट टर्नओवर रेशो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि हमने एसेट इंक्रीज़ किए हैं तो हमारी रेशो डिक्रीज़ कर जाएगी, 5 पे आ जाएगी। और जैसे ये डिक्रीज़ करेगी, अब न्यू जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हम उस पर इफेक्ट देखते हैं क्या आता है। इस 5 के साथ हम न्यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज़ 0.15। Next question is the long-term debt section of the balance sheet of CUNY NA Less Corporation appear as follows। ये एक कंपनी की बैलेंस शीट है जिसमें मॉर्गेज, बॉन्ड्स हैं, 4 तरह की जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं। इफ़ द एवरेज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ द कंपनी इज़ 1.5 एंड ऑल डेट इज़ लॉन्ग टर्म, व्हाट इज़ द ओवरऑल इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो कह रहे हैं अगर ये सारा लॉन्ग टर्म डेट है और जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 1.5 हो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट करें। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हर एक का अपना इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हमने हर एक सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट सिक्योरिटी इस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है उसकी जो रेशो है उससे मल्टीप्लाई किया, ये 9.5 क्वार्टर यानी 9.25% जो है इस मॉर्गेज का इंटरेस्ट बन रहा है। तो इससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे कितना इंटरेस्ट बन रहा है। इसी तरह हर एक चारों सिक्योरिटीज़ की जो इंटरेस्ट रेट्स गिवन हैं उन इंटरेस्ट रेट से इनको कैलकुलेट करके निकालेंगे। ये 12 एंड 38 है परसेंटेज है, तो ये बन जाएगा 0.12375 एंड 10.1/4 है, ये बन जाएगा 0.1025 और 4.5 ये बन जाएगा 14.5 ये बन जाएगा 0.145। तो इनके साथ हम इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनुअल इंटरेस्ट है जो कंपनी को पे करना पड़ रहा है एक साल में। तो दिस इज़ द एनुअल इंटरेस्ट 6,64,375 और जो कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एनुअल जो इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट है या इंटरेस्ट कॉस्ट है वो मेंशन करेंगे। तो हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगी 2.26। जी, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक बैलेंस शीट स्टेटमेंट है और 4 साल के उसका डाटा है और कह रहे हैं इंडेक्स एनालिसिस परफॉर्म करना है, व्हाट आर मेजर प्रॉब्लम्स इन द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन, और उस पर कमेंट्स भी करने हैं। तो मैंने ये परफॉर्मेंस कर दिया हुआ है इंडेक्स एनालिसिस 4 ईयर की बेस पे। इट्स लाइक हमने एक टेबल बनाया है और 2001 से लेके 2004 की जो फिगर्स हमें अवेलेबल हैं उसकी बेस पे हमने कर दिया। हमने क्या किया, हर एक के अंदर जो 2001 की जो अमाउंट्स थी उनको बेस रखा, मतलब कि ये सब बेस हैं और इस पर हर एक वैल्यू को डिवाइड कर दिया। कैश के अंदर 2001 में 214 डिवाइड बाई 214 किया तो हमारे पास 100% जो है रिज़ल्ट आ गया। तो इसी तरह सब फर्स्ट ईयर में तो सबका 100 आ जाएगा। 2002 में 93 डिवाइड बाई 214 तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 43.46%। इसी तरह 42 डिवाइड बाई 214 और 38 डिवाइड बाई 214। रिसीवेबल्स में भी 1569 डिवाइड बाय 1213, 1846 डिवाइड बाय 1213। तो इंडेक्स एनालिसिस में हमने हर जो हमारे पास डाटा है न्यूमेरिक इसमें फिगर है उसको उसकी 2001 की जो बेस है उस पर डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकाल लेनी और ये हमें चेंज शो करेगा कि क्या 2001 से हमारी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़। तो वी कैन सी दैट इन लास्ट 3 years
कंपनी की जो रिसीवेबल्स हैं और जो इन्वेंट्री हैं, आप ये रिसीवेबल्स देखिए 129 से 152 पर 200 ड्रामेटिकल यानी बहुत ही तेज़ी से जो है ये इंक्रीज़ किए हैं। जबकि इसी टाइम पे जो नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं ये देखिए 105 और 107, पहले 2 साल तो फिर भी कंस्टेंट था, लेकिन 14 में एकदम से जंप किया है इसने, नेट फिक्स्ड एसेट ने। और द बेसिक प्रॉब्लम इज़ दैट द रिटर्न अर्निंग हैव ग्रोन एट ओनली अ वेरी स्लो रेट। ये तीनों तो अच्छे सिनेरियो में गया है, बट जो आप ये जो कंपनी की जो बेसिक रिटेन्ड अर्निंग है दिस इज़, ये बहुत ही स्लो रेट के साथ इंक्रीजिंग तो ट्रेंड शो हो रहा है, बट इट इज़ वेरी वेरी स्लो रेट। एंड तकरीबन 2013 में बिल्कुल एज इट इज़ वो जो थी उसे थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज़ आया है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू, अब ये हो क्यों रहा है, इट इज़ ड्यू टू इनएडुकेट प्रॉफिटेबिलिटी। ये हो रहा है क्योंकि हमारी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सूटेबल नहीं। जब प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग पे 2 ही तरह के इफेक्ट्स आते हैं, इंक्रीज़ करती है प्रॉफिट्स की वजह से और डिक्रीज़ करती है डिविडेंड पे करने की वजह से। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं करे तभी ये रिटेन्ड अर्निंग भी इंक्रीज़ नहीं कर रही, ठीक है। और इसी सिनेरियो के अंदर कंपनी जो है अपने लॉन्ग टर्म डेट को जो है आप देखें वो 2012 में जो है वो इंक्रीजिंग की तरफ नहीं लेके जा रही। पहले आप हमारे पास अगर 2001 में 100 थे तो 2012 में हमने अपने जो लॉन्ग टर्म डेट है वो इंक्रीज़ कर लिए 160 तक, 60% इंक्रीज़ कर लिया हमने अपने लॉन्ग टर्म डेट को। तो जो बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग है वो ज़्यादातर अकाउंट्स पेएबल के ऊपर और एक्रूवल्स के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर गई है। और जबकि हमारी जो कैश पोजीशन है दैट इज़ ओनली 50,000। ये देखें आपके नोट्स पेएबल हैं वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक्रूवल्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, अकाउंट्स पेएबल भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देयर इज़ अ थिंग कि हमारे जो डेट फैक्टर है वो बहुत इंक्रीज़ कर रहा है। तो एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर अक्रूवल्स भी इतने इंक्रीज़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनीज अपनी सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ को टाइमली पे नहीं कर पा रही, सैलरीज की पेबल्स बढ़ रही हैं। तो दिस इज़ द वे। अब हम कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या है वो इसको रिजॉल्व कैसे कर सकती है। कंपनी को अपने एसेट बढ़ाने होंगे ताकि वो अपनी सेल्स जनरेट कर सके, और एसेट बढ़ाने के लिए उसको अपनी इक्विटी को जो है वो फोर्स अप करना पड़ेगा। इक्विटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑलरेडी डेट बर्डन में बहुत ज़्यादा है कंपनी। तो कंपनी को जब तक अपनी इक्विटी को फोर्स अप करके यहाँ नहीं लेके आती तो कंपनी की पोजीशन ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उससे पहले ये आप देख लें स्टेटमेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इट्स में ये बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट है, डाटा है, रेशोज़ भी कुछ टेबल भी गिवन है और 2013 की रेशोज़ गिवन नहीं है। ए पार्ट इज़ फिल इन द कॉलम इन द टेबल ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे हैं 2013 के लिए जो कॉलम है इसको फिल करें। मतलब ये सारी रेशोज़ कैलकुलेट करनी है हमने 2013 के लिए। सेकंड पे कह रहे हैं इवेल्युएट द पोजीशन ऑफ द कंपनी यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम टेबल। तो फिर ऑब्वियसली रेशोज़ गिवन है तीनों 3 साल के और इंडस्ट्री का बेंचमार्क भी गिवन है, तो फिर उस हवाले से हमने इस पे कंपैरिजन देना है। एंड इंडिकेट विच रेशो वुड बी द मोस्ट इंटरेस्ट टू यू, व्हाट योर डिसीजन बी इन द फॉर ईच ऑफ द। ओके, सबसे पहले पार्ट ए करते हैं अटैम्प्ट और करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं। और अब तो ये रेशोज़ आपके लिए इजी हैं। करंट रेशो में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ कर डिवाइड करना है और डाटा हमें ये ऊपर गिवन है सारा। हम यहाँ से करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ ले लेंगे। लेट्स सी, ये हमारे पास डाटा है टोटल एसेट, यहाँ पे ये कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास है अकाउंट पेएबल, नोट पेएबल, एक्रूवल, वेजेस एंड टैक्सेस। तो ये ऊपर की 3 हमारी करंट एसेट और लायबिलिटीज़ हैं। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रेशोज़ करती हूँ ताकि हम कमेंट्स कर सकें। फिर एसेट टेस्ट रेशो में हम इन्वेंट्री को जब करंट एसेट से निकाल देंगे तो एसेट टेस्ट रेशो आ जाएगी।
फिर रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय रिसीवेबल्स, और फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारे पास आ जाएगी 1.7, CGS डिवाइड बाय इन्वेंट्री। फिर लॉन्ग टर्म टू टोटल डेट, टोटल कैपिटलाइजेशन है हमारे पास, तो लॉन्ग टर्म डेट 12 मिलियन है और टोटल कैपिटलाइजेशन में 12 मिलियन, 4 मिलियन और 6 मिलियन को प्लस कर देंगे। फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय सेल्स, इसका हम वो कैलकुलेट करेंगे 40% आ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में नेट इनकम आफ्टर टैक्स आती है डिवाइड बाय सेल्स, ये 10% आ रही है। फिर आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी इक्वल टू नेट इनकम आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय नेट वर्थ माइनस पार वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास जो पार वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है वो माइनस कर देंगे, 29.3% आ जाएगी। फिर रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाएंगे, नेट इनकम आफ्टर टैक्स टैक्सेस डिवाइड बाय टोटल एसेट, 6.7% बनता है ये। फिर टोटल एसेट टर्नओवर आ जाएंगी, उसका भी फार्मूला पुट कर देंगे, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमारे पास आ जाएगी 3.67। एंड देन हम इस पर अब कमेंट करेंगे। तो फर्स्ट कमेंट कि पहली 5 जो रेशोज़ हैं उससे हमें कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है। और अगर हम थोड़ा इसको देखें, यहाँ पे मैं आपको टेबल ओपन कर दूँ, तो ये हमारी जो लिक्विडिटी है कंपनी की वो पहले 250% थी रेशो, करंट रेशो, फिर 200 पे चली गई, और अगर हमने जब इसको कैलकुलेट किया है 2013 के लिए तो 162.5 और एसेट टेस्ट 75, तो ये ड्रामेटिकली डिक्रीज़ कर रही हैं। तो पहली 4-5 रेशोज़ जो हैं ये डिक्रीज़ कर रही हैं टोटली। तो इसका मतलब कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो बहुत बुरी तरह से डिटोरिएट हो रही है। सेकंड इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये रिलेटिवली कांस्टेंट है और इंडस्ट्री नॉर्म के साथ भी, जो बेंचमार्क इंडस्ट्री का उसके साथ भी इक्वल जा रहा है। आप ये देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 39% था, 41% था, इंडस्ट्री नॉर्म 40% है, और 2013 में हमने कैलकुलेट किया है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दैट इज़ 40%। तो इट्स नॉट टू लो और नॉट टू बिग, तो इट्स गो विद द इंडस्ट्री की जो स्मूथनेस है उसके साथ जा रही है कंपनी। नेक्स्ट इज़ नेट प्रॉफिट, लेकिन जो मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक है, लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन पे फोकस करें तो ये 10% है, और पिछले सालों का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था 17 से 15 पे डिक्रीज़ किया है, और 15% जो है बेसिकली इंडस्ट्री नॉर्म है, और हम 10% पे चले गए हैं। इसका मतलब कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक जा रहा है, सेल्स ठीक हो रही हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ठीक है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि जो एक्सपेंसेस आपकी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं कंपनी के, और ये ड्रामेटिकल डिक्रीज़ जो है हमें नज़र आ रहा है कि टाइम टू टाइम वो बढ़ रहे हैं, 3 सालों में इंक्रीज़ हुए हैं आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सेल्स की निस्बत ना। नेक्स्ट इज़ पार्ट ऑफ मार्जिन डिक्लाइन इन इज़ अकाउंटेड बाय द रैपिड रेज इन डेट। अगर हम 5 नंबर की जो रेशो देखें तो हम देखते हैं कि हमारा जो डेट टोटल हमारी जो कैपिटलाइजेशन है उसके अंदर डेट का जो पार्ट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, हम यानी हमारी इक्विटी का पार्ट कम हो रहा है, तो 35 से 40% पे, इंडस्ट्री नॉर्म 33% है, और अगर हम अपना 2013 का भी सिनेरियो देखें तो इट्स 54.5% पे इंक्रीज़ कर गया। तो अब हमारी कंपनी में 50% से ज़्यादा जो है डेट इन्वॉल्व है। दिस इंक्रीज आल्सो एक्सप्लेन वाई रिटर्न ऑन इक्विटी, इसी वजह से जो है रिटर्न ऑन इक्विटी हैज़ बिन राइजिंग, वो इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि आपका जब इक्विटी ओवरऑल जो आपकी इक्विटी है वो कम कर गई है, तो उसके मुताबिक आपकी जो इनकम है ऑब्वियसली वो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो तो इंक्रीज़ ही करेगी। कंपनी की इक्विटी तो कम हो गई है ना बिजनेस के अंदर, वो कम होने की वजह से आपकी जो प्रॉफिट है वो तो जैसे भी होंगी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में एक इंक्रीज शो होगा, इंक्रीमेंट शो होगा। वाइल हैज़ बिन राइजिंग वाइल द रिटर्न ऑन एसेट हैज़ बिन फॉलिंग, रिटर्न ऑन एसेट फॉल कर रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज़ कर रही है। तो ये हमें यहाँ से भी समझ आता है कि अगर रिटर्न ऑन एसेट फॉल कर रहा है इसका मतलब नेट इनकम इज़ इफेक्टिंग, और यहाँ टोटल एसेट भी अगर इंक्रीज़ हो भी रहे हैं, ठीक है, या डिक्रीज़ हो भी रहे हैं, तो उसका इफेक्ट ज़्यादातर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की वजह से आ रहा है, इक्विटी की वजह से नहीं आ रहा, तो ये अपोजिट इफेक्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट इज़
The impact of the increase in debt, overall decline in profitability is also shown by reduction in coverage. Obviously coverage ratio reduce हो जाती है. The intention of the author was to depict a fundamental deteriorating situation that a company official has attempted to hide through the excessive use of financial leverage. तो हम we can say कि कंपनी फाइनेंशियल लिवरेज का हाई यूज़ करने के चक्कर में कंपनी के जो फैक्ट्स हैं उनको सील कर गई है या डिटोरिएट कर रही है. नेक्स्ट पार्ट है इंडिकेट विच रेशियो ऑफ द मोस्ट फॉलोइंग मोस्ट इंटरेस्ट टू यू वट योर डिसीजन वुड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. US Republic want to buy 5 lakh worth of merchandise inventory from you. एक कंपनी हमसे 5 lakh की जो इन्वेंट्री खरीदना चाहती है विथ पेमेंट ड्यू इन 90 days. तो वट विल बी आवर सिनेरियो. अब ऑब्वियसली कंपनी अगर दूसरी कंपनी अगर आपकी जो है इन्वेंट्री बाय करना चाहती है, यानी क्या इसके अगर वो क्रेडिट पे बाय करना चाह रही है तो आपके अकाउंट पेबल इंक्रीज़ कर जाएंगे. तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी इज़ द मोस्ट कंसर्न. और लिक्विडिटी से कंसर्न पे हमारे पास जो 4 रेशोज़ हैं, करंट एसेट टेस्ट रेशो और रिसीवेबल टर्नओवर इन्वेंट्री, ये हमारे लिए चारों ही इंपॉर्टेंट है इन दिस एट दिस टाइम. सो प्राइमरी इंटरेस्ट शुड बी इन द रेशो 1:4 एंड द ओवरऑल रिडक्शन इन लिक्विडिटी टुगेदर विद द लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड द लेंथी टर्म वुड आर्ग्यू अगेंस्ट द ग्रांटेड क्रेडिट. तो हम ज़्यादा लेंथी टर्म का अभी ग्रांट नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स दिस आर्ग्यूमेंट वुड हैव टू बी बैलेंस अगेंस्ट द इम्पोर्टेंस टू द वेंडर ऑफ दिस सेल एंड पॉसिबल रिपीट सेल. अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या वो हमारे पास वेंडर रिटेन करता है और रिपीटिंग सेल्स देता है या नहीं. सेकेंड पार्ट इज़ US Republic wants you a large insurance company to pay off its note at the bank and assume it's on 10th maturity basis at a current rate of 14%. Coverage ratio pro forma यानी कि future interest coverage ratio क्या बनेगी, that will be increased to 2.5. पहले हमारी जो interest coverage थी that was 3.67 और ये डिक्रीज़ होके 2.5 पर आ जाएगी. सो हमें क्या ये इंटरेस्ट लेना चाहिए. एक तरफ हमारी लिक्विडिटी डिक्रीज़ कर रही है और एक तरफ दूसरी तरफ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है. तो एक हद तक ये क्या हमें लेना चाहिए या नहीं. तो कुछ हद तक तो ये अच्छा एडवांटेज भी लग रहा है, लेकिन एडवांटेज इसका बहुत कम है इस लोन का. और हमें जो सिनेरियो ऑलरेडी हमारे जो कॉस्ट्स हैं वो बड़ी ज़्यादा हैं और प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा. तो ये कंपनी के लिए एक रिस्की जो होगा लोन होगा अगर हम इसको लेते हैं तो. Next would be third scenario. There are 1 lakh shares outstanding and stock is selling for $80 share. The company offers you 50,000 additional shares at this price. Liquidity हमारी डिक्लाइन कर रही है तो कंपनी को ये बाय नहीं करना चाहिए उस इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अगर देखा जाए तो आई थिंक कंपनी को ये बाय